शुरू किया जाए नया टॉपिक, एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एक छोटा सा क्वेश्चन पिछले टॉपिक पर एक क्वेश्चन कर लिया था, मेरे दिमाग में उस लास्ट क्लास में था, बट हमने नहीं किया था क्योंकि टाइम कंप्लीट हो चुका था। कर ले एक क्वेश्चन, बस एक। आप लोग तो बस तुरंत बना देंगे, चुटकी बजाते हैं क्या? बस ऐसे ही एक क्वेश्चन। फाइंड weight of P4 required which contains same number of phosphorus atoms that contained by a sample having 68 gram pH3 98 gram H3PO4 and 568 ग्राम P4 होते हैं। जल्दी से इसको 1 मिनट में सॉल्व कर दीजिए। फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Find weight of P4 required which contains same number of phosphorus atoms that contained by a sample having 68 gram pH3, 98 gram H3PO4 and 568 gram P4 होते हैं। P4 का हमने आपसे वेट पूछा है, थ्री पॉइंट 341 ग्राम। Anybody else? वन 167.4।
जल्दी। आया? 308 अलग अलग क्यों आ रहा है? मैं बनाऊं? देखो लोग, हमने क्या दिया, वेट ऑफ P4 रिक्वायर्ड। P4 का वेट पूछा जा रहा आपसे, उसमें उतने ही एटम्स होंगे जितने एटम्स एक मिक्सचर में होंगे फास्फोरस के। तो अगर हमें वेट निकालना है तो वेट से पहले अपने को मॉलिक्यूल्स मोल्स लाना पड़ेगा P4 का। अगर हमें क्या चाहिए, वेट, तो वेट से पहले क्या लाना पड़ेगा, मोल्स। और मोल्स से पहले क्या लाना होगा, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स से पहले क्या लाना होगा, एटम्स। और यही एटम्स तो दिया हुआ है, कहां पर है, 68 ग्राम PH3। और यहां पर उल्टा है, मतलब जो कहानी दी हुई है वो जो जस्ट रिवर्स है ना। एक मिक्सचर है जिसमें तीन चीजें हैं, 68 ग्राम PH3, 98 ग्राम H3PO4 और ये। तो इसमें आपका वेट दिया हुआ है। तो अगर वेट दिया हुआ है तो वेट से आपने किस पे जाना है, मोल्स पे। मोल से किस पे जाने हैं, मॉलिक्यूल्स पे। और मॉलिक्यूल्स से किस पे जाने हैं, एटम्स पे। और ये दोनों एटम्स क्या हो जाएंगे, तो आपके पास दो चीजें हैं, पहले नीचे वाले को कैलकुलेट करो तो ऊपर वाले पर तब धीरे धीरे पहुंच पाओगे। तो चलो, नीचे वाले में आपके पास वेट क्या दिया हुआ है, 98 ग्राम 68 ग्राम PH3। तो 68 ग्राम PH3 में कितने मोल्स आएंगे बताओ, 31 + 3 34। तो दो मोल्स आएंगे, दो मोल्स आएंगे तो मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, 2Na। तो जब सब समझते हो छोटू तो बनता क्यों नहीं है फिर, मॉलिक्यूल्स 2Na आएंगे तो एटम्स कितने आएंगे फास्फोरस के, 4 नहीं 2Na, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने फास्फोरस एटम, एक। तो अगर आपके पास 2Na मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने एटम्स होंगे, 2Na। तो एटम्स आ गया आपका 2Na। लेकिन इसके साथ मिक्सचर में और क्या है, 98 ग्राम H3PO4 है, ये भी एडेड है। तो 98 ग्राम में कितना मोल्स आया, 1, 31 + 3 34 और 16 × 4 64। तो 98 आ गया। तो 98/98 एक मोल हुआ। तो एक मोल हुआ तो इसमें मॉलिक्यूल कितने हो गए, 1Na। अब एटम तो फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल में एक दिख रहा है दोस्त, तो कितने एटम्स आ गए, 1Na, मतलब Na मॉलिक्यूल एटम्स आ गए फास्फोरस के। प्लस सैंपल में एक चीज और दे रखा, क्या दे रखा, 568 ग्राम किसका, P4O10 का। तो आराम से 31 × 4 144 और प्लस 160। तो 144 + 160 304। तो 304 को अब डिवाइड करोगे 568 को 304 से, अरे 568 को डिवाइड करोगे किससे, कितना आ गया ये, 1.8। अच्छा 284 होगा ना, 284 होगा ना छोटू, गलत कर दी, 284। तो कितना आ जाएगा ये 2 ना। तो ये दो जो है 68, अच्छा 4 दिया, सही तो दिया।
तो कितना आ गया ये 2। तो कितने मोल्स मॉलिक्यूल्स 2 मोल्स तो 2 Na, लेकिन एटम्स छोटू 8 Na ना। अब ये तीनों एटम्स को क्या करोगे तो कितने एटम्स आ गए 11 Na किसके फास्फोरस एटम्स। अब यही एटम्स उसमें भी होएगा उतना ही, तो 5, ध्यान से देखो 11 Na एटम्स आया। अब सोचो मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, कितने से डिवाइड करोगे 4 से। क्यों, क्योंकि P4 में पूछ रहे हैं, ये जो है वो किसके लिए छोटू P4 के लिए। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 11/4 Na, यहां पे लिखना था 11/4 Na। अब मोल्स के लिए क्या करोगे Na से डिवाइड करोगे तो 11/4 मोल्स। अब वेट के लिए क्या करोगे मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, तो मोलर मास कितना 31 इंटू 4, 4 4 कैंसल, तो 4 4 कैंसल, तो क्या हो जाएगा 31 इंटू 11, कितना आ गया। कहा था क्वेश्चन में कुछ किसी का आया था शायद 340, किसका आया था छोटू। वेरी गुड, दोनों लोगों का आया था। बताओ इस पैटर्न का कितना क्वेश्चन हमने पिछले दिन प्रैक्टिस करवाया। एक मिक्सचर में 2-3 ऐड कर दो तो फिर नहीं बनता। ठीक है, बढ़ा जाए नए टॉपिक पर। एक क्वेश्चन और दे दी। अच्छा ठीक है, एक डीपीपी मिलेगा यहां तक का, उसको देख लेंगे। चलो आ जाओ। तो अब अपने पास एक नया टॉपिक अपने को स्टार्ट करना है, एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज एटॉमिक मास, डिफाइंड फॉर, पहली बात तो आप समझ रहे हो कि एटॉमिक मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। कंपाउंड्स की तो प्रॉपर्टी ये है नहीं। तो डिफाइंड फॉर आइसोटोपिक सैंपल ऑफ एलिमेंट्स, किसके लिए डिफाइन करोगे आइसोटोपिक सैंपल ऑफ एलिमेंट। क्योंकि आप एवरेज तब निकालते हो जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं। तो एटॉमिक मास एलिमेंट का प्रॉपर्टी, तो एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं लिया जा सकता छोटो, ध्यान से सुनो। क्यों, एक से ज्यादा एलिमेंट लोगे तो एलिमेंट एलिमेंट कंपाइन होगा तो क्या हो जाएगा वो कंपाउंड बन जाएगा ना। हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। क्या मतलब हुआ, एक ही एलिमेंट का के एटम्स का अगर डिफरेंट एटॉमिक मासेस हो तो उनका जो फाइनल एटॉमिक मास बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा एवरेज। अगर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक मास क्या हो डिफरेंट हो, तो जो उनका एटॉमिक मास फाइनल बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा एवरेज बोला जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है। इसीलिए टॉपिक अपना क्या है एवरेज एटॉमिक मास। तो हमने क्या लिखा है डिफाइंड फॉर आइसोटोपिक सैंपल ऑफ एलिमेंट्स। आइसोटोपिक सैंपल ऑफ एलिमेंट्स मतलब तत्वों के आइसोटोपिक सैंपल्स के लिए अगर एलिमेंट का आइसोटोप्स है तो ये डिफाइन होगा, बट अगर एलिमेंट के आइसोटोप्स नहीं है तो डिफाइन। पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स है या नहीं है, है, हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑल elements of periodic table having isotopes, ठीक है,
और जो आइसोटोप्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, नहीं होते हैं। सिंथेटिक वाले आइसोटोप स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल, और नेचुरल वाले दोनों हो सकते हैं। भूल गए यार, करवाया हमने। सिंथेटिक वाले क्या होते हैं, सारे के सारे अनस्टेबल, और नेचुरल वाले स्टेबल और अनस्टेबल दोनों होते हैं ना छोटो। याद करो एक प्यारा सा एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल, हाँ ट्रिटियम, वेरी गुड। H11 H12 स्टेबल था, H13 अनस्टेबल था, और H14 अनस्टेबल था, H15 अनस्टेबल है। याद आया था ना, ये हाइड्रोजन के लिए ये दोनों क्या है हमारा, नेचुरल, सॉरी तीनों नेचुरल है ना, जिसमें ये दोनों क्या है, स्टेबल, लेकिन ये क्या था, अनस्टेबल। याद करो एक बार, इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या था, 12.32 ईयर्स, जो काफी कम है नहीं। और इन लोगों का जो हाफ लाइफ पीरियड था, ये सिंथेटिक भी है, मैनमेड है, नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करता है, और इनका जो हाफ लाइफ पीरियड था वो लेस देन 1 जेप्टोसेकेंड, 10⁻21 सेकेंड से भी काफी कम। याद है ना। तो अब ऐसे ही जो सैंपल है उन्हीं के एटॉमिक मास के लिए अपन डिफाइन करते एक नया टॉपिक, कौन सा, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू डील किया जाए, फिर अपन उसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं पहले इसमें। Let a sample of naturally occurring boron which consists of 80% B10 and 20% B11. फाइन, क्वेश्चन से सीखो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस बोरॉन सैंपल। क्वेश्चन को देखो पहले क्या है, एक्चुअली ये थ्योरी की तरह ही इसको लो, क्वेश्चन की तरह लेने की कोई जरूरत नहीं। नेचुरली अकरिंग बोरॉन, व्हाट डज इट मीन, नेचर से एनी हाउ वी एक्सट्रैक्टेड सम बोरॉन, नेचर से हमने किसी भी तरीके से बोरॉन पाया, चाहे वो अर्थ से निकाल के पाया या फिर कोई एक्सट्रैक्शन के थ्रू पाया, नेचर से अपने को बोरॉन मिला। अब उस बोरॉन में, नेचुरली अकरिंग बोरॉन में, अकरिंग मतलब पाया जाना, दो तरीके के बोरॉन है, एक 10 वाले और एक 10 वाले कितने परसेंट है, 80%, और 11 वाले कितने परसेंट है, 20%। अब हमने आपसे पूछा है कि बताइए क्या एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास जो लोग बोलोगे, अब कैसे बोलोगे, क्या 10 + 11 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर परसेंटेज का क्या फायदा छोटू, एवरेज 10 + 11/2 नहीं हो सकता, इसलिए वो वाली चीजें तो लगाओगे नहीं, सोच भी नहीं सकते हो दूर दूर तक। समझ रहे हो ना, परसेंटेज क्यों दिया हुआ, इस बात को समझो। और एक पॉइंट और समझना, ये परसेंटेज कौन सा परसेंटेज, बहुत तरह के परसेंटेज होते हैं, ये कौन सा परसेंटेज, पहला यही सोचो। जैसे बहुत तरह के परसेंट होते हैं, काउंटिंग नंबर्स के परसेंट, गिनती किया हमने और उसका प्रतिशत, 1% होता है लोग मास का परसेंट, ये कौन सा परसेंट बताओ, मास या नंबर्स का,
कितने लोग को लग रहा है नंबर्स का, हाथ उठाओ। 2-3 लोगों को लग रहा है। मास को कितने लोगों का पता चल गया? हाँ वेरी गुड, गलत है सारे लोग। ये मास का प्रश्न नहीं है, ये नंबर का प्रश्न है, समझने की जरूरत। 80% बोरॉन का 10 है और 20% बोरॉन का 11 है। अच्छा चलो पहले आप एवरेज निकालो, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे समझा जाए कि ये मास का प्रश्न नहीं है, ये नंबर का प्रश्न। पहले आप इसका निकालो एवरेज। क्या बोलोगे एवरेज एटॉमिक मास? टेन 10 इंटू 80, टेन इंटू 80 ना। लगाओ पेन, थोड़ा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। आप फिजिकल के लिए हर दिन नोटबुक लाते हैं एक्स्ट्रा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमेशा आपको बोला हुआ रहता। नहीं लाओगे तो किसी दिन क्लास से निकाल के भगा दिया जाएगा, वो भी शर्ट उतरवा के, ऐसे नहीं। टेन पॉइंट टू 10.2। गुड। देखो एम एवरेज या एवरेज एटॉमिक मास, एम नहीं लिखना है, ए एम लिखना, इक्वल्स 80% का मतलब हुआ अगर आपके 100 एटम्स हैं तो उसमें 80 एटम्स 10 वाले, तो 100 में 80 एटम्स हैं 10 वाले। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा परसेंट हुआ? नंबर का। जो नंबर का परसेंट होगा, एटम्स का परसेंट होगा, वही मोल परसेंट होगा। जो एटम्स का परसेंट होगा वही मोल भी क्या है, काउंटिंग नंबर है। तो 80% है 10 वाले, 20% है 11 वाले, टोटल कितने में? आप यहां टोटल किस चीज से डिवाइड कर रहे हो, मास से या नंबर से, इसलिए परसेंटेज क्या हुआ। कितना सिंपल है। अरे ऊपर ये नीचे टोटल किस चीज से डिवाइड कर रहे हो, तो जब ये नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसका मतलब किसका परसेंट निकाल रहे हो, नंबर का परसेंट निकाल रहे हो। और समझने वाली बात है, मान लो कि एक भाई साहब हैं वीके, ये खूब रन बनाते हैं, खूब रन बनाते हैं, मान लो 100 बनाया इन्होंने, फिर 0 बनाया, फिर 100 बनाया, फिर 0 बनाया, तो एवरेज कितना हुआ? एवरेज कितना बना? 50। अच्छा चलो, अगर आपने ये किया 100 + 100 डिवाइडेड बाय 2, तब भी 50 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो आप समझो, आपके जो वैल्यूज हैं उसको आप सबको ऐड करोगे और टोटल नंबर से भी ऐड करोगे। अगर ये मान लो कि 2 बार 20 बनाया किसी ने और 2 बार 40 बनाया, तो क्या एवरेज ये हो पाएगा कि 20 + 40/2? नहीं, क्या होगा 20 × 2 + 40 × 2 और डिवाइडेड बाय कितना करोगे 4।
तो आप बातों को समझो। इसीलिए आप ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप 20 + 40/2 नहीं कर सकते हो। नंबर्स कितने हैं, तो टोटल 100, क्योंकि परसेंट दिया हमने। अब उसमें 80 है 10 वाले, तो 80 × 10, जैसे दो संख्या में थे कितने वाले, 20 वाले, तो ये 80 है संख्या में कितने वाले, 10 वाले। दो संख्या में कितने थे, 40 वाले, तो यहां पे 20 है संख्या में कितने वाले, 11 वाले। और जोड़ के हमने क्या किया, टोटल 100 से टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड किया, जो परसेंट में 100 है। आया समझ में? तो कितना आ गया ये कैलकुलेट करके, 10.2। इसका मतलब है आप जिस किसी भी डब्बे में आप रखते हो किसको, बोरॉन के सैंपल को, उस डब्बे पर जो लिखा जाएगा, साइंटिस्ट जो एक लेबल लगाएंगे, उस पे नीचे लिखेंगे 5 और ऊपर लिखेंगे 10.2, 10.2। समझ में आ गया? यही हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस बोरॉन सैंपल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो एवरेज एटॉमिक मास AAM इक्वल्स टू 10.2। अब पॉइंट क्या है, अधिकांश एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं या नहीं होते हैं? तो इसका मतलब जितने एलिमेंट का, आराम से सुनोगे, जितने एलिमेंट्स का दोस्त आप ये बताओगे एटॉमिक मास, वो क्या बताया जाता है, एवरेज। आप एक चीज गौर करो, क्वेश्चन में जब भी आपको एग्जाम का पेपर आता है, उसमें नीचे एटॉमिक नंबर मेंशन नहीं करता, लेकिन हल्के से हल्के एलिमेंट का मास नंबर मेंशन करता है, एटॉमिक मास मेंशन करता। सोचो क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास किसी का भी अपना नहीं होता, वो हमेशा एवरेज ही आता। क्यों एवरेज आता? क्योंकि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते। अब आपने जो बोरॉन लाया उसमें 80% बोरॉन 10 था, 20% 11 था। हो सकता है कि मैंने जो बोरॉन लाया उसमें 78% बोरॉन 10 हो और 22% बोरॉन 11 हो, तो दोनों का एटॉमिक मास सेम रहेगा या वैरी करेगा? इसीलिए क्वेश्चन में आमतौर पर हल्के से हल्के एटम का क्या दे दिया जाता, एटॉमिक मास लिख दिया जाता। और मोस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, एग्जैक्ट है या एवरेज है? क्यों है एवरेज? क्योंकि आइसोटोप्स होते एलिमेंट्स के। क्लियर हो गया सभी का? ठीक है, चलो देखो, तो इस तरह से यहां पे एक फॉर्मूला बना दिया जाए पहले एवरेज एटॉमिक मास का। बायोलॉजी वाले लोग बहुत खुश होते हैं फॉर्मूला देख के। परसेंटेज अबंडेंस होगा ना, इनटू एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय 100। लेकिन ऐसे जितने आइसोटोप्स होंगे सबका लेके क्या करना पड़ेगा, समझ में आया? समझ, जितने आइसोटोप्स होंगे सबका अबंडेंस कितना प्रतिशत पाया गया, और उसको मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिक मास से, इंडिविजुअल एटॉमिक मास से, और ऐसे जितने होंगे सबका क्या करना है, समेशन, और उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या हो गया। लेकिन जान रहे हो ये फॉर्मूले की कोई यूटिलिटी नहीं है मेथोडोलॉजी से आपको सॉल्व करने क्वेश्चन को। इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास इज weighted average of atomic masses of atoms of an isotopic element। सही है, वेटेड एवरेज है। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? वेटेड एवरेज, मतलब सभी का वेट का एवरेज। और वो कौन वाला वेट है, एटॉमिक मास। एक ही एलिमेंट के अलग अलग, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स के एटॉमिक मास का वेटेड एवरेज। लेकिन इसमें जो ये परसेंट है ये साफ क्लियर होना चाहिए आपका लोग। ये कौन सा परसेंट है, मोल परसेंट। कौन सा परसेंट नहीं है, ये मास परसेंट नहीं है।
क्लियर हो गया? समझ गए अच्छे से? तो चलो, एक क्वेश्चन को एप्लीकेशन ऐसे देख लो। जैसे अच्छा याद करो ना, एक हाइड्रोजन का सैंपल हम लोगों ने किया हुआ, इनऑर्गेनिक में भी किया है, कि मान लो कि एक नेचुरल हाइड्रोजन, क्या आपने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल हाइड्रोजन में, याद करो, 99.98% अकेला क्या होता है, H11, और लेस देन 0.15% क्या होता है, 0 पॉइंट, सही है ना? नहीं, सही कैसे, 0.1 होगा ना, 0.02% लिखना है तो 015 से लिखो। परसेंट क्या होता है, H12। तो इसका जब भी निकलेगा तो अब फिर क्या निकलेगा यहां से, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या है किसका, 11 का, 99.98%। तो ये इतनी बड़ी संख्या है कि ऑलमोस्ट क्या किया जाता है, नीचे वाले को जीरो मान के, तो हाइड्रोजन के केस में इसलिए 1 चलता। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इसका एवरेज भी लोगे तो डेसिमल के बाद क्या, वो लगभग अगर हटाओगे कुछ डिजिट को तो लास्ट में 1 ही लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के केस में, खैर एनीवेज, मान लो कोई एलिमेंट ए है, अगर इसका बोला गया A10, A12, A15, 30, 20 और 50, जल्दी बताओ तो एवरेज एटॉमिक मास। ट्वेल्व पॉइंट नाइन आ गया ना, 10 इंटू 30 प्लस 12 इंटू प्लस 15 इंटू डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 12 जो एम एवरेज होएगा वो हमेशा, या ए एम जो एवरेज होगा, एवरेज एटॉमिक मास, हमेशा ये एटॉमिक मास जो लोवेस्ट होगा उससे क्या होगा, और जो एटॉमिक मास हाईएस्ट होगा उससे क्या होगा। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? इसमें कहीं कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। अभी भी आप देख लीजिए, लोवेस्ट वाला छोटू क्या था वैल्यू, 10, और हाईएस्ट वाला वैल्यू क्या है, तो लोवेस्ट और हाईएस्ट के क्या है, बीच में। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो यहां पर, जल्दी, गेट इट फास्ट। एवरेज एटॉमिक मास of an element having isotopes of atomic masses 470 AMU and 600 AMU is 496 AMU. Find percentage composition of isotopic sample. 80 and 20, 80 and 20, 80 20। आपका क्या आया, इधर कोई बता रहे थे, 80 and 20।
ऑब्वियस है उसी फॉर्मूले में आप एवरेज की जगह पे क्या रखोगे, वो जो अभी फॉर्मूला था उसमें एवरेज की जगह क्या रखोगे, 496 इक्वल्स टू 1 का परसेंट अगर x लोगे तो क्या करोगे, x इंटू 470 प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 4 600 डिवाइडेड बाय 490 सॉरी 100। इससे अपना x आ सकता है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 49600 470 और माइनस 600 माइनस 130 है ना जी, और प्लस में कितना आ जाएगा छोटू, 6000 ना, बोलो, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, 100 को उधर हमने कर दिया, सही है। तो इस तरह से x इक्वल्स टू क्या आ गया, ये माइनस कैंसल तो 6000 में से 60,000 तो कितना हो जाएगा, 10,400 डिवाइडेड बाय कितना आ गया। तो इस तरह से आपका 470 वाला कितना परसेंट हुआ छोटू, 80%, एंड 600 वाला, ऑब्वियस सी बात है जिसका परसेंट ज्यादा है वैल्यू उसके करीब होएगा। तो 80% किसका है, 470 का। तो आप देख रहे हो एवरेज जो है वो 496 है, तो एवरेज किसके क्लोज है, 470 के क्लोज। तो ये सब चेक एक बार कर लेना, 1 सेकंड का टाइम लगेगा लेकिन वो चेक कर लेना। समझ में आ गया। देखो मान लो कोई आइसोटोप है, अच्छी चीजें बता दे रहा हूं, एलिमेंट का आइसोटोप्स है, एक लिखा आपने I1 और एक लिखा आपने। अभी कैलकुलेशन ऐसा था कि चलो आप करोगे तो आराम से आ भी जाएगा, एक बार कैलकुलेशन ऐसा होगा, थोड़ा लेंदी होगा, फिर भी प्रोसेस लंबा है, ध्यान से देखो। तो एक एलिमेंट के दो आइसोटोप्स है क्या, I1 और, एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दो। अगर आपको अब इनका एवरेज एटॉमिक मास तो कुछ ना कुछ आएगा, एक का एटॉमिक मास क्या लिखा हमने, I1, दूसरे का एटॉमिक मास हमने क्या लिख दिया, I2, या एटॉमिक मास ही हमने लिख दिया, समझ रहे हो ना। एक का एटॉमिक मास क्या लिखा गया, I1, और दूसरे का एटॉमिक मास I2। अपने पास दो आइसोटोप्स हैं, I1 I2। अब एवरेज को, इनका एवरेज भी कुछ आएगा, तो चलो एवरेज एटॉमिक मास को A लिख दिया, या चलो AAM ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे, A भी लिख सकते हो या AAM लिख, वही रहे। तो अगर आपको निकालना है परसेंटेज I1, परसेंटेज तो 100 माइनस I2 कर लो, सॉरी AAM माइनस I2 कर लो, डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1 कर, सब में मॉड लगा दो कि कोई खतरा ना रहे, और परसेंटेज के लिए 100। ये फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, बहुत सारे चीजों के एवरेज पर हमेशा काम है। इसी को ट्रांसफॉर्म किया गया, अगर गौर से देखोगे तो इसी को ट्रांसफॉर्म किया गया। क्या किया, जिसका परसेंटेज निकालना, एवरेज में से उसको नहीं घटाया, दूसरे को घटाया, और नीचे दोनों का डिफरेंस लेके मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे अभी वाले क्वेश्चन को देखो, परसेंटेज निकालना है मान लो 470 वाले का, तो अपन क्या करेंगे,
एवरेज में से सेकंड को घटाया, तो एवरेज कितना है 496 है ना, और 600 सेकंड है और मॉड लेना है, तो 600 माइनस 496 104 डिवाइडेड बाय दोनों आइसोटोप्स के एटॉमिक मास में डिफरेंस कर लो 470 और तो 130, तो ऊपर 104 नीचे 130 इंटू 100, ऊपर 104 नीचे 130 इंटू 100 हुआ ना, ऊपर 104 नीचे 130 इंटू 100। तो ऐसे आप हमेशा इस्तेमाल किया करें इसको, और इसको याद रखें, इस फॉर्मूले को मतलब ट्रिक को बायोलॉजी कर जाए, मतलब रट जाए, निगल जाए, घोल के पी जाए। क्या करना है? नहीं, पहले बताओ किस में से किसको माइनस करना, परसेंटेज निकालना है जिसका, ऊपर एवरेज में से माइनस करोगे दूसरे का, डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस इनटू 100। ठीक है, लिख लो। पीछे वाले में कोई डाउट कहीं कुछ किसी को? आगे बढ़ा जाए। एवरेज एटॉमिक मास डिस्कस हुआ था, अब अपन करने जा रहे हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करोगे किसके लिए? कंपाउंड्स के लिए या एलिमेंट्स के लिए? डेफिनेटली कंपाउंड्स के लिए। जनरली डिफाइंड फॉर, लेकिन कंपाउंड्स मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड, तो मिक्सचर हुआ ना, तो जनरली डिफाइंड फॉर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। एवरेज एटॉमिक मास एलिमेंट के लिए इसलिए डिफाइन होता था क्योंकि एक ही एलिमेंट में मिक्सचर होते थे कई तरह के एटम्स के, जिनको अपन क्या बोलते थे? आइसोटोप्स। तो एवरेज एटॉमिक मास इसलिए आइसोटोपिक सैंपल का डिफाइन होता था। ठीक है, लेकिन अगर दो तरीके के, अच्छे से समझो, एवरेज एटॉमिक मास में दो एलिमेंट को मिला के एवरेज एटॉमिक मास बोला जा सकता है या नहीं? ठीक से सोचो, दो एलिमेंट को मिला के एवरेज एटॉमिक मास बोला जा सकता है या नहीं? नहीं। क्यों? वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और नए कंपाउंड बना देंगे। इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास अपन जब भी डिफाइन कर सकते हैं, वो किस पर डिफाइन हो सकता? सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स पर ही डिफाइन हो सकता है, क्योंकि एलिमेंट्स हैविंग न्यूमेरस आइसोटोप्स, कैन हैव न्यूमेरस आइसोटोप्स। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास जनरली डिफाइंड फॉर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, और जो कंपाउंड के मिक्सचर होते हैं वो सामान्य तौर पर क्या लगता है, सॉलिड में होते हैं कि ज्यादातर गैस में होते हैं? गैस में, तभी ना अच्छे से मिल पाएगा, वो मिसिबल हो पाएगा। तो ठीक है, ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मतलब सॉलिड में भी डिफाइन हो सकता है, अगर सॉलिड भी एक होमोजेनस मिक्सचर है उस तरीके का, लेकिन सामान्य तौर पर ज्यादातर ये चलता है किसके लिए? हाँ, तो ये लिख देना जरूरी है यहाँ। However, term is more frequently taken in use किसके लिए? For gaseous mixture having more than
वन गैसेज और सब्सटेंसेज हुआ ना, दो, एक या एक से ज्यादा, सॉरी एक से ज्यादा गैस या गैसियस सब्सटेंसेज के लिए वन बेटा। उनके मिक्सचर के लिए अपन क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज मोलर। कोई दिक्कत? अच्छा ये क्या होगा, क्या डिफाइन करोगे इसको, क्या बोलोगे? इट इज मास ऑफ, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ gaseous mixture. It is mass of 1 mole of gaseous mixture. It is mass of 1 mole of gaseous mixture. सही बेटा, कोई दिक्कत? ये 1 मोल गैसियस मिक्सचर का क्या होगा, मास होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दो बातें बोल सकते हो। पहला, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू, बोलो, जब ये 1 मोल गैसियस मिक्सचर का मास है तो बेटा क्या डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, गिवन मास ऑफ मिक्सचर बाय ना। अच्छे से सोचो, ये 1 मोल का मिक्सचर का मास है, इसका मतलब क्या डिवाइडेड बाय क्या होगा, गिवन मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्स। तभी ना 1 मोल का निकलेगा जी, पर मोल। अरे पर मोल निकालना, तो पर मोल कब निकलेगा, जब टोटल मास को डिवाइड करोगे टोटल मोल्स। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ gaseous mixture by total moles. एक और डेफिनेशन यूज कर सकते हो, फॉर्मूला, सोचो सोचो सोचो। हाँ वेरी गुड बेटा, ऐसे भी तो अपन बोल सकते हैं ना, ऊपर वाला टर्म कौन, मतलब टोटल मास। टोटल मास को फिर से क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास। तो मान लो मिक्सचर में 2 3 4 तरह का सब्सटेंस है अगर, तो क्या लिखाएगा ऊपर में, किसी सब्सटेंस का मोलर मास इनटू क्या, उसका मोल्स। क्या आया समझ में? और इसका क्या लेना पड़ेगा, समेशन डिवाइडेड बाय। कोई दिक्कत? अच्छे से फिर से सोच लो। मान लो 4 कंपोनेंट है मिक्सर में, कितने कंपोनेंट मान लिया हमने, 4। तो बेटा चारों के मासेस अपने अपने होंगे, तो वो कैसे डिफाइन होगा, निकलेगा वैल्यू। प्रत्येक कंपोनेंट का मास कैसे निकलेगा, वेट कैसे निकलता है, मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू, तो मोल्स इनटू मोलर मास क्या हो जाएगा, उसका समेशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, चलो एप्लीकेशन किया जाए। कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ given samples which having, पहला हमने लिया इक्वल मोल्स ऑफ H2NCH4। सॉल्व करो। एक ऐसा सैंपल है जिसमें H2 और CH4 के इक्वल मोल्स, कितने मोल हमने नहीं दिए, कितना मास हमने नहीं दिया, बस ये दिया कि दोनों के इक्वल मोल्स हैं। आपने क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास।
प्रैक्टिस वाली कॉपी लाए हो ना? आया? 9 9 9 12 9 9। देख बेटा कैसे बनाया जाए। अपने पास एक सैंपल है H2 और अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिए या तो आपको टोटल मास पता होना चाहिए ऊपर, टोटल मास बाय टोटल मोल्स, लेकिन हमने दिया है इक्वल मोल्स। तो टोटल मास का सेकंड जो फॉर्मूला है जिसको तोड़ा है उसको इस्तेमाल करो। तो मान लो कि इसका कितना मोल्स, एक्स मोल, तो इसका भी बेटा कितने मोल्स आ गए, दोनों क्या आ गए, एक्स मोल्स। तो अब मास कैसे निकालो? हाँ, मॉलिक्यूलर मास इनटू मोल्स। तो मोलर मास कितना है H2 का 2 इनटू मोल्स, मास में कन्वर्ट हो गया। फिर से प्लस 16 इंटू डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 2x, x कैंसिल हो जाएगा खुद ब खुद, तो 18x/9 है ना। अच्छा मान ले अगर कोई दिक्कत, अगर बेटा मान ले कि एयर सैंपल बोला जाए कि एयर सैंपल का आप बताओ हैविंग which having 78% N2 and 22% O2। परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी करवाने हैं। अच्छा रुक जाओ, परसेंटेज वाला अभी नहीं, आगे चल के करते हैं। अच्छा बना सकते हो क्या, बना पाओगे? बना। दैट इज एयर सैंपल। एयर सैंपल का आपको क्या निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर। सोचो एयर में 78% क्या मान लिया गया, N2, और 22% क्या ले लिया गया, क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा कम है, चलो एवरेज में वही, और बाकी गैसेस को हटा दिया। तो एयर का मॉलिक्यूलर मास निकालना कैसे निकलेगा, लेकिन परसेंटेज में चीजें दी हुई है। आया? एप्लीकेशन समझ में आया क्या दिया गया, तरीका तुरंत हमने बदल दिया। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करोगे तो दिमाग खुलेगा। एयर सैंपल का एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपने बताना है। एयर सैंपल में 78% आपका N2 है और 22% आपका O2 है।
क्या है 28.88, ठीक है। और कोई 28.88, 28.88 सबका वही आ रहा है। क्या आ रहा है बसंती, बसंती क्या आ रहा है, नहीं आया, धन्नो कितना है 2.8, नहीं आपके डेसिमल में गड़बड़। एक बात तो देखो, जैसे इनका 2.8 आया तो पहले खुद से ही चेक कर लेना, एवरेज कभी भी लोवेस्ट और हाईएस्ट रेंज से बाहर। तो जब भी आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालोगे किसी भी मिक्सचर का, तो ये हमेशा एम लोवेस्ट और एम हाईएस्ट के बीच होएगा। तो फिलहाल जो एम लोवेस्ट है दिस इज 28 एंड एम हाईएस्ट है दिस इज 32, हुआ ना। तो इन दोनों के जब भी आएगा तो क्या आएगा, बीच आएगा। तो कहीं आपने थोड़ा सा गड़बड़ी की। अब मैक्सिमम लोगों का 28। अब एक पॉइंट बड़ी अच्छी बात है बोलो, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करते हो, मान लिया x है, y है, z है, कुछ भी मान लिए, या 100% दिया हुआ तो क्या ले लिया जाए 100। तो सवाल उठता है ये कॉम्पोजिशन आप क्या ले रहे हो, मास का कॉम्पोजिशन ले रहे हो कि मोल्स, क्योंकि इस पर आंसर अलग अलग आएंगे। अगर आपने मान लिया कि 100 ग्राम एयर में 78 ग्राम नाइट्रोजन है और 22 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है, तो आंसर अलग आएगा। बट अगर आपने ये कंसीडर कर लिया बेटा कि 100 मोल्स ऑफ एयर में 78 मोल्स नाइट्रोजन के और 22 मोल्स ऑक्सीजन के हैं, तो अलग आंसर आएगा। आपने माना क्या, ईमानदारी से मैं बोलूं तो आपने कुछ सोचा ही नहीं होगा, आपने एवरेज एटॉमिक मास टाइप के फॉर्मूले से बना लिया होगा। हाँ, तो ये सोचना जरूरी है ना, जब भी आप एवरेज लिखते हो तो वो कौन सी चीज का एवरेज लिखते हो। हर बार ये चीजें आपसे बोली जाती है। एवरेज एटॉमिक मास वाले फॉर्मूले में भी हमने आपको बोला था, उस समय भी आप गलतियां कर रहे थे, आप वहां पर परसेंटेज को परसेंटेज मास समझ रहे थे। हमने क्या बोला था, क्या है वो, एटम्स को काउंट किया गया, संख्या है उसकी ना, कि कार्बन 12 वाला, तो 12 वाला कितने हैं संख्या में, 100 में कितनी है संख्या में, 13 वाले 100 में कितने हैं संख्या में। तो वहां भी मैंने बोला था कि वो क्या है, परसेंटेज जो है वो मोलर परसेंटेज। तो जो परसेंटेज दिए हुए रहते हैं कभी भी मिक्सचर में, इस तरीके का गैसेस मिक्सचर में काउंट करने के लिए, वो कौन सा परसेंटेज है, मोलर है। इसीलिए आपने बिना सोचे बनाया, फिर भी आपका सही आ गया। अगर आप इसको क्या लेके बना दे, क्या यही आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बदल जाएगा आंसर। समझ में आया, चलो तो गिवन composition are molar compositions, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर, क्या था, सिग्मा डिवाइडेड बाय, लगा दिया। तो अब बेटा ऊपर 78 इंटू 28 प्लस 22 इंटू और डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 28 पॉइंट, इसी से आया हो। तो आप क्या देख रहे हो, 28 के काफी क्लोज है और 32 से थोड़ी सी दूरी पे। क्यों, क्योंकि 28 वाला भैया बहुत ज्यादा था प्रतिशत में, नहीं परसेंटेज में, इट वाज रिचर एंड दिस वाज 20। क्लियर हो गया। अच्छा, थोड़ी देर के लिए गलत बनाते, थोड़ी देर के लिए बनाते हैं बेटा। सिर्फ मोदी जी ठेका थोड़ी ना लिए गलत बोलने का, हम लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो चलो, क्या मान लिया कि 78% नाइट्रोजन है,
बाय मास ले लिया, और 22% बाय मास है कौन। फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू टोटल मास 100, अब बाय टोटल मोल्स कैसे बेटा निकलेगा, मोल्स कैसे निकलेगा अंदाजा लगाओ। अगर आपके पास मास दिया हुआ तो उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, मोलर मास से डिवाइड करके। तो 78 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 22 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय, चलो इसको मैं जल्दी जल्दी में कर ही देता हूं। बोलो छोटू, 2.78 और प्लस 22 डिवाइडेड बाय 32, 0.68। थ्री पॉइंट 46, सेम आ गया। सोचो क्या छोटू, हाँ नीचे टोटल क्या ले रहे हो, मोल्स, तो टोटल मोल्स ले रहे हो तो क्या हुआ, मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 78%, किसका, नाइट्रोजन का, कितना आ गया, प्लस गिवन मास कितना ऑक्सीजन का डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ऊपर 100 टोटल मास और डिवाइडेड बाय नीचे 2.78 आया ना मोल्स, और इसका मोल्स कितना है 0.6, तो 100 डिवाइडेड बाय 3.46, तो कितना आ गया 28.8, सेम आया। लेकिन समझने वाली बात है, तरीका कौन सा सही है, मोलर। जब भी परसेंटेज कंपोजिशन से आगे बढ़ेंगे तो किस चीज से बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। हर बार यही काम करना, आप मास के हिसाब से नहीं लेके चलेंगे। जब भी मास के हिसाब से लेके चलेंगे तो हो सकता है कि कभी सही हो कभी गलत हो। एटॉमिक मास वाले में मास के हिसाब से लेकर के चल चुके हो, देख चुके हो क्या होता है, इसीलिए मास के हिसाब से कभी लेके नहीं चलोगे। जब भी परसेंटेज गिवन होगा तो चलो, अगर हमने दिया तीसरा एप्लीकेशन, हैविंग इक्वल मासेस ऑफ H2 एंड CH4, अब बताओ 3.56 इजी हो जाएगा बेटा। मास मान लिया हमने इस बार XYZ जो लेना, X नहीं लेना चाहिए आमतौर पे, Y ले लेते हैं, क्यों, X बेटा जो छोड़ के चले जाओ उसकी हमारी नजरों में कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। किसमें, अच्छा लास्ट वाले में X ले लिया था मैंने,
नहीं बेटा, एक्स एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। अरे जो छोड़ के एक्स तो समझते हो ना। हाँ, तुम लोग तो समझदार हो ही। मिला नहीं लेकिन छोड़ के चला गया, ये समझ में आ गया। वाह। तो देखिए, टोटल मास तो पता हो गया यहीं पर 2y। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू हुआ ना, बाय टोटल मोल्स निकालना। मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो बेटा y बाई 2 प्लस y बाई, समझ में आ गई चीजें, 16। हाँ, y बाय 2 एंड y बाय 16। तो ये आ गया आपका 2y और 3y, 9y और ऊपर 16 ना, कितना आ गया, y कैंसल, कितना आ गया, मतलब 3 पॉइंट। ठीक है, चलो थोड़ा सा अलग अलग तरीके का किया जाए। हैविंग 2 moles of O2, 3 moles of CO2 एंड 5 moles of SO2। अब बनाओ, हर तरह के एप्लीकेशन पर हाथ साफ करो। फिफ्टी 51.6 कैसे बनाया बेटा, आपको मोल्स दिए हुए तो मास में कन्वर्ट करना होगा ऊपर में। तो 2 इंटू 32, 3 इंटू 44 प्लस 5 इंटू डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इक्वल्स टू, कितने लोग का आ गया था, क्या आया समझ में। थोड़ा सा थोड़ा एप्लीकेशन को हर बार चेंज कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट पे चलो, चलो आ जाओ। if average molar mass of ozonized oxygen is 36, then find percentage of oxygen in ozonized oxygen sample। हाँ, एक टर्म है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब हुआ, ओजोन के साथ ऑक्सीजन, नाम से क्लियर है। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब ओजोन के साथ ऑक्सीजन, मतलब आपके ऑक्सीजन में ओजोन भी है।
क्या आया? 75% ऑक्सीजन और 25% ओजोन। क्या और किसी का आया है ये? 75 एंड 20 नहीं आया। सेवेंटी फाइव एंड 20। क्या छोटू नहीं आया आपका? नहीं आया। 15% ऑक्सीजन, ओजोन। हाँ आया आप लोगों को? क्या आया बेटा? 75-20। 75। देखो इस बार हमने एवरेज दे दिया है और परसेंटेज पूछा है। क्या किया जाए? कैसे बनाया जाए? आप फिर से आप कंसीडर कर ले, वाई कंसीडर कर ले और एवरेज दिया हुआ है जो आप निकालते हो एवरेज वाला वो लेफ्ट साइड रखो और ऊपर वाई लगा करके आप सॉल्व, बन जाएगा उसी तरीके से। आप एक ट्रिक इस्तेमाल कर रहे थे, याद करो, बहुत अच्छा ट्रिक अपन इस्तेमाल कर रहे थे कि जब जो चीजें मिक्सचर में मौजूद रहे, तो आपको याद है क्या किया था? परसेंटेज ऑफ I1 इक्वल्स टू M एवरेज माइनस I2, MI2 ना, अब बाई MI1 माइनस MI2। अरे भैया मॉड है और इनटू यूज कर रहे थे। अभी कोई स्ट्रिक को यूज करके बनाए हो? नहीं। तो चलो I1 की जगह कुछ भी ले लो। परसेंटेज ऑफ, आपसे क्या पूछा जा रहा है? ऑक्सीजन। डायरेक्ट एक लाइन में बिना पेन लगाए बन जाएगा। तो एवरेज क्या है बेटा? 36 माइनस सेकंड का माइनस करोगे O3 का 48, 12 आ गया ऊपर और नीचे दोनों का डिफरेंस, तो एक है 32 और एक है 4 इंटू 100। तो ऊपर बेटा क्या था? 12 और नीचे, ऊपर 12 ना और नीचे 4। ओ सॉरी नीचे गलत हुआ, दोनों 48 होगा ना, 32 और 48। तो नीचे कितना? 16 ना। क्या हुआ? अब क्या दिक्कत हुआ? हाँ भैया एक जीरो लग रहा है, तो कितना आ गया? तो O2 75 यही आया भी होगा आप लोग। तो लेकिन क्या देख रहे हो, बिना पेन लगाए सॉल्व हुआ ना, पेन लगेगा ही नहीं। ऊपर आ गया, अच्छा पेन नहीं लगेगा, मार्कर लगेगा। ऊपर आ गया एवरेज 36 और सेकंड निकालना है अगर O2 का तो O3 घटाओ, अगर निकालना है O3 का तो O2 वाला माइनस कर दो और नीचे दोनों का डिफरेंस। समझ में आ गया ना? एवरेज मोलर मास, पेन नहीं लगाना, नहीं, ऑफ अ गैसियस मिक्सचर of burnt carbon is 32. Find the percentage of
लाइटर गैसियस constituent in mixture. पेन नहीं लगाना, पेन नहीं लगाना। Average molar mass of a gaseous mixture of burnt carbon is 32, कितना 75%। सोच बेटा, एवरेज मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर ऑफ बर्न्ट कार्बन इज 32। तो आपको परसेंटेज निकालना है लाइटर गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। लाइटर मतलब हल्का। Average molar mass of a gaseous mixture of burnt carbon is 32, 75%। और कोई पता नहीं चल पा रहा है? पहले ये समझ में आया कि बर्न्ट कार्बन का मतलब कार्बन जलाया गया। तो भैया कार्बन जलाते हैं अपन तो C+O2 CO2, तो फिर मिक्सचर कैसे हुआ? इसका मतलब कोई और भी चीजें बनेंगी तभी तो मिक्सचर होगा, हैविंग मोर देन वन गैसियस सब्सटेंसेस। तो और कौन सी चीज बनेगी? तो कार्बन का कंप्लीट और इनकम्प्लीट कॉम्बशन हो सकता। अगर इनकम्प्लीट हुआ तो CO बनेगा। समझ में आया? इतना तो सिंपल था बेटा। कार्बन का दोनों होगा ना, इसको कंप्लीट कंबशन बोलोगे कि इनकम्प्लीट? CO और दूसरा CO2। अच्छा, ज्यादा पॉइजनस कौन होता? हाँ, ये मोर पॉइजनस। दोनों पॉइजनस है बट वो ज्यादा पॉइजनस। एनीवेज, तो अब दो चीजें आ गई आपके पास, CO और CO2। दोनों में लाइटर कौन होगा? CO। CO हल्की होती है किसके रिस्पेक्ट में? हाँ। अच्छा, हल्की और भारी अभी आपने डेफिनेटली किससे निकाला होगा? मोलर मास। गलत। किसी भी चीज को हल्की या भारी बोला जाता है उसके डेंसिटी के बेसिस पे। समझ में आया क्या बोला? कोई भी चीज जो बोला जाता है कि ये हैवी है या लाइटर है, वो किसके बेसिस पर? मोलर मास के बेसिस पर नहीं बोला जाता बेटा। समझ में आया? ये गलतियां अक्सर स्टूडेंट करते हैं। तो CO की खासियत होती है कि इसकी डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर। इसकी डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर। और CO2 जो है वो एयर से हैवियर, 1.5 टाइम्स होता, नियरली हैवियर देन एयर। ये एयर से क्या होता? भारी होता। तो लाइटर गैस कौन से हुआ? CO। तो हमने आपसे जाने अनजाने में क्या पूछा? परसेंटेज ऑफ लाइटर गैस CO इक्वल्स टू एवरेज मोलर मास। M एवरेज में से माइनस करोगे सेकंड को, करोगे ना बेटा, डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस। तो एक है 32, सॉरी, एक है कितना 28 और दूसरा कितना है 44 इंटू 100। ऊपर कितना आया बेटा 12 और नीचे 16 ना, 16 ना, और इंटू 100 कितना आ गया? सही तो है क्या? दिक्कत क्या है? सही है ना? कितना आ गया? अब तो 75 ही बोले थे। तो आपका ये आ गया CO CO2
और आप लाइटर कैसे आपने कंसीडर किया था? मोलर मास से, मोलर मास से ना। अरे CO और CO2 आया ना छोटू, तो CO का मोलर मास 28 और CO2 का 44। मॉड लेना है तो किसी में से किसी को घटा सकते हो गया ना, समझे इसको? तो इसको पहले नोट करो यहाँ तक। कोई कंफ्यूजन किसी को?